Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Shankar Jaite, and today we are going to discuss about the photochemistry. What is meant by photochemistry? It deals with the study of photochemical reactions. And what are photochemical reactions? The reaction takes place in presence of light. अब कौन सी भी रिएक्शन अगर करनी है तो उसे हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी जब हम उसे प्रोवाइड करेंगे तभी वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट में जाएंगे और तभी हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी दो टाइप से मिल सकती है। एक है लाइट सोर्स, मतलब जो डायरेक्टली लाइट सोर्स आता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली लाइट से एनर्जी ले सकता है और प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। इसे हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और दूसरी टाइप की रहती है कि जो एनर्जी तो लेता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे लैब में हम रिएक्शंस करते हैं, तो लैब में जो रिएक्शंस करते हैं तो हम हीटिंग देते हैं उसे, बर्नर से क्या करते हैं उसे हीट देते हैं। मतलब वहां पे भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी प्रोवाइड की तो उसे बोलते हैं थर्मल रिएक्शंस। और अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की तो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो आज हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसे रिएक्शंस तो उन्हें लाइट का सोर्स कौन सा चाहिए? तो एक है यूवी और दूसरा है विजिबल। ये दो रेंजेस हमें चाहिए। यूवी की रेंज होती है 100 to 400 नैनोमीटर्स एंड विजिबल की 400 to 700 नैनोमीटर्स। ये दो सोर्स अगर हमने प्रोवाइड किए, वेवलेंथ सोर्स, तो रिएक्टेंट क्या कर सकता है? एनर्जी ले सकता है और रिएक्शन कंप्लीट कर सकता है। The photons supply the necessary energy to reactant. So then the excited reacting molecule reacts to produce product. मतलब इसमें बेसिक क्या होता है कि एक रिएक्टेंट रहता है और रिएक्टेंट क्या करेगा? एनर्जी लेगा और एनर्जी लेने के बाद उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा। सो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। सपोज एक हमारे पास रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट के ऊपर हमने क्या किया? फोटॉन्स एनर्जी क्या किया? सप्लाई की। तो जब भी किसी एटम के ऊपर या रिएक्टेंट के ऊपर लाइट रेज पड़ते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं पहली वाली रेड में रिफ्लेक्टेड, मतलब वो रिएक्टेंट के ऊपर से या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से वो लाइट क्या कर सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है। दूसरी है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या? जैसे एक ब्लैक बॉडी में दिखाया मैंने वो, कि वो जो सब्सटेंस है वो उस रेज को क्या करेगा? पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है। और तीसरा है ट्रांसमिट, मतलब उसमें से पूरा आर पार भी जा सकता है। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है कि किसी भी मैटर के ऊपर अगर हमने लाइट रेडिएशंस डाले तो उसमें से थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइदर रिफ्लेक्टेड, आइदर एब्जॉर्ब और आइदर ट्रांसमिटेड। और तीनों में से हमें सिर्फ क्या चाहिए? एब्जॉर्ब लाइट ही चाहिए, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड की कोई जरूरत नहीं और ट्रांसमिटेड की जरूरत नहीं। इट डील्स विद द एब्जॉर्ब लाइट ओनली। अब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एक एटम के ऊपर क्या चेंजेस होते हैं वो बेसिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये हमारा फर्स्ट में एटम है, ये न्यूक्लियस पर्पल कलर में दिख रहा। फिर इसकी एनर्जी लेवल्स रहती है, ये पहली एनर्जी लेवल, ये दूसरी एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन सपोज ये पहले एक नंबर की एनर्जी लेवल में है और इसके ऊपर जब हमने लाइट प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स मतलब क्या देगा? एनर्जी देगा। अब ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ये बेसिक है कि सबसे अंदर क्या होता है कि किसी भी एटम के ऊपर जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी कौन लेता है? तो उसका इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली। अब अगर उसको एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा? उसकी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब उसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल में जंप करेगा। तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट।
मतलब जब भी किसी एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ग्राउंड स्टेट के, वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, उसके हायर स्टेट में जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है जब भी किसी एटम के ऊपर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जहां पे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी कम रहती है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी हमेशा उससे ज्यादा रहती है ग्राउंड स्टेट से। मतलब ये बेसिक हमेशा होता है कि ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जब जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। यहाँ पे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है या मॉलिक्यूल है, मतलब वो कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है। ये हो गए हमारे ग्राउंड स्टेट। उसको हमने फोटॉन्स प्रोवाइड किए, जैसे ही फोटॉन्स एनर्जी प्रोवाइड की, इसे एनर्जी मिल गई और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले ग्राउंड स्टेट में था, यानी पहली वाली एनर्जी लेवल में था। जैसे एनर्जी मिली वो कहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है जिसको एनर्जी लेवल E1 बोल सकते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड की, कहाँ पे गया, E2 पे गया। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, कि उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, फोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब भी उसको एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, तो इसे एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो वो ग्राउंड स्टेट का कहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट जो रहती है वो अनस्टेबल रहती है, क्योंकि वो हायर एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। तो एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल स्टेट रहती है। इसी कारण एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होता है, वापस आता है ग्राउंड स्टेट में। तो उसे बोलते हैं इमिशन। मतलब जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट भी करेगा। अब ये हमेशा उतनी ही रहती है ऐसी नहीं है, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी ही इमिट करता है। मतलब एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो फिनोमेना हो गए। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन या एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब की। फिर एक्साइटेड स्टेट का फिर से ग्राउंड स्टेट में आया, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी उसने क्या कर दी, इमिट कर दी। तो उसे बोलते हैं इमिशन। मतलब ये दो फिनोमिनॉन हमेशा रहते हैं जब भी रिएक्शंस होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डालेंगे तो वहां पे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन का फिनोमेनन होता है। एब्जॉर्प्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इमिशन में एनर्जी इमिट कर देगा। अब ये E1 है, E2 है, तो E2 माइनस E1 अगर हमने देखा तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा E। मतलब एनर्जी डिफरेंस दिखेगा ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी डिफरेंस है। तो आफ्टर इमिशन इमिशन होने के बाद वो स्टेट इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, और उसने एनर्जी क्या कर दी उसकी, इमिट कर दी। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डालेंगे तो यही फिनोमिनन होगा। पहले एब्जॉर्प्शन होगा, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इमिशन होगा, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये मैकेनिज्म चालू रहता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे तैयार होगा, तो पहले स्टेप में प्रोडक्ट तैयार होगा कि जब भी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसके पास एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी यूज करके वो रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दो टाइप्स की रिएक्शन रहती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस मतलब क्या है, द रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन की हमने, जैसे लैब में हम बर्नर पे हीटिंग करते हैं, हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस की तो उसे बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब द रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब दोनों को एनर्जी सोर्स मिली, लेकिन फोटोकेमिकल को फोटॉन से एनर्जी मिली, लाइट से एनर्जी मिली, थर्मोकेमिकल से टेम्परेचर मतलब हीट से एनर्जी मिली। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दे कैन टेक्स प्लेस इवन इन द डार्क। मतलब ये डार्क में भी, अंधेरे में भी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि इन्हें लाइट की जरूरत नहीं है। इन्हें एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलता है, हीट से। मतलब अंधेरे में भी हम उसको क्या कर सकते हैं,
बर्नर जला के उसको एनर्जी दे सकते हैं। इसलिए थर्मल रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस इन द डार्क ऑल्सो। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट सोर्स ही चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी लाइट से ही। तीसरा देखते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। उसको उसका बेसिक ही वही है कि ये रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए। इसीलिए जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगी। ज्यादातर रिएक्शंस में वही होता है। मतलब थर्मल रिएक्शन डिपेंड्स रहते हैं टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। वेरी लिटल इफेक्ट होगा, टेम्परेचर हैज ए वेरी लिटल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, इनका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। उनको एनर्जी सोर्स टेम्परेचर से नहीं मिलता, हीट से नहीं मिलता, इनको मिलता है एनर्जी सोर्स लाइट से, फोटोन से। इंस्टेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज अ मार्क इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? जैसे थर्मल रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, तो ये रहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, उतनी फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब थर्मल रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर रेट डिपेंड है और इसका लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसकी जो फ्री एनर्जी चेंज रहती है, इसमें जो फ्री एनर्जी रहती है वो हमेशा क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। और वही फोटोकेमिकल रिएक्शन में द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब उसके नेगेटिव भी रह सकती है और पॉजिटिव भी रह सकती है। वो डिपेंड रहता है कि रिएक्शंस कहीं कहीं से एब्जॉर्प्शन हुआ, इमोशन हुआ, कि रिएक्शन रिवर्सिबल आ गई। इसलिए रिएक्शंस में कभी नेगेटिव रहती है, कभी पॉजिटिव भी रह सकती है। दे आर एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। बहुत से हमने लैब में रिएक्शन देखी होगी आपने, कि हम कैटालिस्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ाने के लिए। मतलब ये जो लैब में हम रिएक्शंस करते हैं थर्मल रिएक्शंस, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस कब बढ़ती है? जब हम इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन करते हैं। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ लाइट चाहिए। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कुछ ऐसी होती है जहां पे लाइट देने के बाद भी वो रिएक्शंस होती नहीं। फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। अगर वो रिएक्टेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ऐसे समय भी हम कैटालिस्ट डालते हैं उसमें, लेकिन उसे हम कैटालिस्ट वर्ड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर। तो ये फोटोसेंसिटाइजर कैटालिस्ट जैसे ही वर्क करेगा। तो फोटोसेंसिटाइजर क्या करेगा फिर ऐसी केस में? खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर इमिट करेगा, और फोटोसेंसिटाइजर ने इमिट की हुई एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ऐसे रिएक्टेंट जो डायरेक्टली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे रिएक्टेंट के लिए हम फोटोसेंसिटाइजर डालते हैं। तो फोटोसेंसिटाइजर सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी एब्जॉर्ब करके इमिट करेगा, और उसने इमिट की हुई एनर्जी रिएक्टेंट को देगा, और रिएक्टेंट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट तैयार करेगा। मतलब यहाँ पे भी कैटालिस्ट लगते हैं, लेकिन वो उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। So there is a difference between thermal reactions and photochemical reactions. Thank you.